हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर को, और इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाओ और वीडियो को पूरे एंड तक अच्छे से देखना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करके कमेंट करना मत भूलना। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन। चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। 1848 में एक इंसान था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। वो अपनी इमेजिनेशन से 4 पिक्चर्स बनाता है, जिसमें से एक पिक्चर जो है ना तुम्हारे हिस्ट्री बुक के सबसे पहले पेज में गिवन है, और इस पिक्चर का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। अब ये पिक्चर क्या दिखा रही है उसके बारे में बात करते हैं। ये पिक्चर एक ऐसी सोसाइटी को दिखा रही है जिस सोसाइटी में राजा महाराजाओं का रूल खत्म हो चुका है और वहाँ के लोग फ्री होते जा रहे हैं और उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागते जा रही है। मतलब धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर तुम इस पिक्चर को ध्यान से देखते हो, तुम्हें सबसे आगे में यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई देगा, जिसके एक हाथ में बुक ऑफ ह्यूमन राइट्स और दूसरे हाथ में एक टॉर्च है। और ये जो स्टैचू है ना, ये डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी को दिखाता है। स्टैचू के बगल में राजा महाराजाओं के टूटे हुए मुकुट और बहुत सारे मोनार्की के कचड़े फैले हुए। ये दर्शा रहा है कि लोग कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार करके एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कदम रख रहे हैं और मोनार्की को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और सभी लोग अपने अपने देश के झंडा लेकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार कर रहे हैं। और इनके जो गॉड्स हैं वो ऊपर से इनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। और तुम आसमान में बीचों बीच जीसस क्राइस्ट को भी देख सकते हो। ये जो पेंटिंग है ना, ये यूटोपियन सोसाइटी को दिखा रहा है। मतलब कि ऐसी सोसाइटी जिसकी उस वक्त पे सिर्फ कल्पना की जा सकती है। मतलब उस वक्त सचमुच ऐसा नहीं हो गया था। आई होप सो तुम्हें ये पेंटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगले पेज को देखते हैं। अब देखो, हमारा अगला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। तो देखो, 1789 से पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, इसलिए उस टाइम पे मोनार्की का राज था। मतलब कि कॉमन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था, उन्हें राजा महाराजाओं के सामने झुक कर रहना पड़ता था। और ऑब्वियसली वो अपने राजा महाराजाओं को चुन तो नहीं पाएंगे, डेमोक्रेसी तो नहीं चल रहा है। जो राजा का बेटा होता था वही राजा बनता था। लेकिन 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रांस के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते हैं। चलो कुछ चेंजेस को देख लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें 6 चेंजेस बताऊंगा, किन्हीं 5 को अच्छे से याद कर लेना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आ सकता है। पहला चेंज ये था कि पहले जो पावर मोनार्की के पास थी, अब वो कॉमन लोगों के पास आ चुकी थी। दूसरा चेंज ये था कि लोगों ने पुराने फ्लैग को हटाकर एक नया ट्राई कलर फ्लैग को ऑप्ट कर लिया, मतलब उसे देश का फ्लैग बना लिया। तीसरा चेंज ये था कि फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। चौथा चेंज ये था कि फ्रेंच के लोगों ने नया नेशनल एंथम बनाया और उस पे ओथ भी लिया। पांचवा चेंज ये था कि अब फ्रेंच लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गई थी, इसलिए उन्होंने वोटिंग के थ्रू एक स्टेट जनरल को चूज किया। हालांकि बाद में चल के स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। और छठा और आखिरी चेंज ये था कि इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। मतलब देश में सामान लाने और ले जाने का जो हाई टैक्स था उसे हटा दिया गया। अब देखो, 1789 में जैसे ही फ्रेंच के लोग आजाद होते हैं, उनको चुल मच जाती है। वो सोचते हैं हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है, हम उन्हें बस अपने तक क्यों सीमित रखें, हम उसे पूरे यूरोप में फैलाएंगे। इसलिए वो पूरे यूरोप में ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि जैसे हमने मोनार्की को खत्म किया है, तुम लोग भी कर सकते हो। फ्रेंच के जो सोल्जर्स थे वो ये ढिंडोरा पीटते रहते थे कि अगर फ्रेंच एक डेमोक्रेटिक नेशन बन सकता है तो दूसरे यूरोपियन कंट्री क्यों नहीं बन सकते। इसके कारण यूरोप में काफी कुछ होने लगता है। लेकिन फिर 1799 में एक मेजर इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और फिर वो एकदम से आके डेमोक्रेसी को उखाड़ करके फेंक देता है और फिर वो फ्रांस का एक बहुत ही पावरफुल लीडर बन जाता है। और फिर वो एक कोड भी लेकर आया था जिसे वो पूरे फ्रांस में इम्प्लीमेंट करता है। अब ये जो कोड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से लर्न कर लो, तुम्हारे एग्जाम्स में यहाँ से भी आते हैं। बेसिकली इन कोड्स के अंदर कुछ रूल्स है, उन सब चीजों को याद करना है। पहला, ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब पहले के टाइम में क्या था ना, लोग अलग अलग स्तर में डिवाइडेड थे। चर्च और नोबल्स थे जिन्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता था, जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और वहीं दूसरे साइड में कुछ गरीब लोग थे जिन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलता था। लेकिन नेपोलियन के आते ही सबको इक्वल करार दे दिया गया। दूसरा कोड था सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी के पास पैसे है तो वो जमीन खरीद सकता है, बहुत ही सिंपल बात है। तीसरा था अबॉलिश फेडरल सिस्टम। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था ना, जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे वो किसानों से फ्री में काम करवाते थे और बाद में उन्हें पैसा भी नहीं देते थे, उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होने देते थे। वो उनका जो सारा उगाया हुआ क्रॉप होता था ना, वो उसे खुद रख लेते थे और खुद प्रॉफिट कमाते थे। तो नेपोलियन के आते ही इस रूल को खत्म कर दिया गया, फेडरल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। चौथा कोड था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। पांचवा कोड था जो वेट और मेजरमेंट था ना, उसे स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस पे बहुत सारी अलग अलग चीजें यूज किए जाते थे वेट मेजर करने के लिए। लेकिन जैसे ही नेपोलियन आता है ना, वो उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। जैसे अगर सेंटीमीटर में नापना है तो सेंटीमीटर में ही नपेगा। और इस कोड में जो छठा पॉइंट है वो ये है कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। मतलब कि अब जो ट्रेडर्स है ना, वो फ्रीली एक दूसरे से ट्रेड कर पाएंगे। पहले फ्रेंच में क्या था, जो ट्रेडर्स थे ना, वो एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाते थे। कुछ ट्रेडर्स थे जो आपस में बना लिए थे कि हम ही बस तुमसे ट्रेड करेंगे, तुम हमसे ट्रेड करोगे। लेकिन जैसे ही गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, अब कोई भी ट्रेडर किसी भी ट्रेडर के साथ ट्रेड
कर सकता था। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक थॉट आया होगा कि जो नेपोलियन है वो अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है, क्योंकि वो आते ही फ्रांस से डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंकता है, लेकिन फिर वो सिविल कोड ऑफ 1804 को लाता है जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लॉज होते हैं, जो कि अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ वगैरह वगैरह। तो हाँ, जैसे तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे हैं ना, यूरोप के दूसरे एरियाज में भी लोगों के मन में सेम डाउट था। वो तो नेपोलियन और उसके आर्मी का स्वागत तक करने लगे थे। वो तो ये सोचने लगे थे कि नेपोलियन आएगा, हमारे राजा महाराजाओं को मारेगा और अपना कोड यहाँ पर भी लगा देगा और फिर हम लोग चैन से शांति से रहेंगे। बेसिकली यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी लोग नेपोलियन का अच्छा इमेज बनाकर बैठे थे, लेकिन ये जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो अच्छा वाला चेहरा था, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और ऐसा क्यों, चलो पॉइंट्स में जानते हैं। सबसे पहला जो कि ऑब्वियस है, नेपोलियन ने किसी को भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया था। अब ऑब्वियसली नेपोलियन वोटिंग राइट थोड़ी दे देगा कि तुम बाद में चल के मुझे ही चेंज कर दो। दूसरा, जो नेपोलियन था ना, उसने टैक्सेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, मतलब देश के अंदर टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। हालांकि आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट जितना टैक्स लेती है उससे ज्यादा बढ़ाया होगा। तीसरी गलती जो उसने की थी, उसने पूरे कंट्री में सेंसरशिप लगा दिया था, मतलब बिना नेपोलियन के जाने तुम कोई भी चीज छाप नहीं सकते हो और ना ही टीवी में कुछ भी दिखा सकते हो, इवन कि तुम कोई मूवी वगैरह भी रिलीज नहीं कर सकते हो बिना नेपोलियन से पूछे। और चौथा कारण था कि नेपोलियन जबरदस्ती लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती कर रहा था, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पूरे यूरोप में कब्जा करना था। और यही कारण है जिसकी वजह से नेपोलियन का बुरा चेहरा भी लोगों के सामने आ गया और धीरे धीरे लोग नेपोलियन को भी हेट करने लगे। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैंने तुम सबको पहले भी बता रखा है कि इस वीडियो को देखते के साथ साथ अच्छे से नोट्स भी बना लेना, और नोट्स बनाने के बाद इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। और अगर तुम ऐसा सारे चैप्टर के साथ कर लेते हो ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एसएसटी में 100 में 100 लाने से। और इस चीज के लिए बहुत सारे लोग बुक रिकमेंडेशन भी मांगते हैं, तो तुम लोग ओसवाल क्वेश्चन बैंक बुक को खरीद सकते हो। ये 100% अपडेटेड सिलेबस के साथ है और इसमें तुम्हारे बोर्ड्स के फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी है विद आंसर्स। इस बुक में तुम्हें 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और तुम खुद से बिल्कुल किसी बोर्ड एग्जामिनर की तरह अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो, क्योंकि इन बुक्स में जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स गिवन है वो सारे बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इन बुक्स में तुम्हें रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स और मेमोरीज भी देखने को मिल जाएंगे, और 500 से भी ज्यादा कांसेप्ट्स को एकदम इजी में समझा रखा है। ऐसे मैंने भी अपने एग्जाम्स में यही बुक को फॉलो करा था, तुम लोग भी चाहो तो कर सकते हो। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में 18th सेंचुरी में जो ऑटोक्रेसी और मोनार्की थी वो कैसे खत्म हुआ, यूरोप के सारे रीजन्स एक नेशन स्टेट बन गए। तो एक नेशन स्टेट क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा रीजन या कंट्री जहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना हो और वो कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हो, यानी कि उनका कल्चर और लैंग्वेज सेम हो। एग्जाम्पल, जैसे आज के टाइम पे इंडिया है, तो हम एक नेशन स्टेट, हम एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं और हमारा कल्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अभी तुम अपने स्क्रीन पे यूरोप का 18th सेंचुरी का मैप देख सकते हो। जैसा कि तुम इसमें देख सकते हो, ये मैप आज के जैसा नहीं दिखता है, मतलब इसमें वो सारी कंट्रीज नहीं है जो आज यूरोप में एग्जिस्ट करती है। इसमें तुम रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर को देख सकते हो। आज के टाइम पे ये सारी एम्पायर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उस समय पे सोसाइटी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, एक होते थे एरिस्टोक्रेट्स और एक होते थे पीजेंट। तो एरिस्टोक्रेट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिच लोग हुआ करते थे, वो लोग पॉलिटिकली पावरफुल हुआ करते थे, वो लोग बड़े बड़े रियल स्टेट्स ओन किया करते थे सिटी एरियाज में, और ये सारे लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और ये लोग रिलेशनशिप्स भी और मैरिजेस भी आपस में ही किया करते थे अपने सेम क्लास के लोगों के साथ। वहीं दूसरी ओर पीजेंट्स मेजॉरिटी में थे, पर वो लोग बहुत ही पुअर थे और उनके पास पावर भी नहीं था और ना ही वो लैंड ओन करते थे। सोसाइटी जब इन दो कैटेगरीज में बटी हुई थी, तभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इसी बीच राइज हुआ मिडिल क्लास लोगों का। तो मिडिल क्लास लोग ऐसे लोग थे जो ना तो ज्यादा अमीर थे ना ज्यादा गरीब। ये लोग प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। ये लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में आते थे। क्योंकि मिडिल क्लास लोग बहुत ही पढ़े लिखे और होशियार हुआ करते थे, वो लोग ऑटोक्रेसी और मोनार्की से बहुत ही परेशान थे और वो लोग भी अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहते। और उनके कुछ डिमांड्स थी, जैसे नेशन यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म। सारे देशवासियों के बीच में जो आपस में एकता होती है उसे हम नेशन यूनिटी कहते हैं। और ये नेशन यूनिटी कहाँ से आती है? जब हम कॉमन कल्चर, रिलीजन ये सब आपस में शेयर करते हैं। और लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है ये हम जानेंगे आगे के टॉपिक। तो लिबरल नेशनलिज्म को हम 3 बेसिस पे समझेंगे, पहला पॉलिटिकल, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिकल। पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। तो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो तुम्हें तीनों फैक्टर्स को एक एक करके पूरा लिखना होगा। और वहीं अगर सिंगल मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो तीनों फैक्टर में से किसी भी एक फैक्टर को तुमसे पूछा जा सकता है। पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का ये मतलब था कि ऑटोक्रेसी का एंड हो, यानी कि राजा महाराजाओं के रूल का एंड हो। दूसरा मतलब ये था गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट, यानी कि लोग अपने गवर्नमेंट को खुद चूज करें, यानी कि डेमोक्रेसी हो और लोग अपने लीडर को खुद इलेक्ट करें। तीसरा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि देश के हर व्यक्ति के पास फ्रीडम हो अपने लाइफ को जीने, मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना कर सके, हर व्यक्ति फ्री हो। चौथा पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने, यानी कि कानून की नजरों में हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी के स्टेटस के बेसिस पे उसे प्रिविलेजेस ना मिले लॉ के सामने। पांचवा पॉइंट है एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि मिडिल क्लास लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहते हैं ताकि कंट्री के सारे रूल्स और रेगुलेशन एक बुक में लिखे हों और उसे प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। अब हम जानेंगे कि सोशली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोक्रेटिक रूल था, लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं कर सकते थे। तो सोशली लोग राइट टू वोट और इक्वल पॉलिटिकल राइट डिमांड कर रहे थे।
तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि ट्रेडर्स को बहुत ही हाई टैक्स देना पड़ता, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिकली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, यानी कि कोई भी किसी के साथ भी ट्रेड कर सके, और टैक्स कम हो, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा हाई टैक्स ना पे करना पड़े ताकि मर्चेंट्स को कुछ प्रॉफिट भी हो। उस टाइम फ्रांस में मल्टीपल करेंसीज और मल्टीपल वेट एंड मेजर्स थे, यानी कि तुम फ्रांस के एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करोगे तो तुम्हारे मेजर करने का तरीका भी बदल जाएगा और यूनिट्स भी बदल जाएंगे, और साथ ही साथ करेंसी भी बदल जाता था, जिसके कारण ट्रेड करने में बहुत ही दिक्कत आता था। और वहीं दूसरी ओर फ्रांस में मल्टीपल कस्टम बैरियर्स भी थे। कस्टम बैरियर्स यानी कि किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पे 5% टैक्स देना पड़ता है, यानी कि अगर तुम फ्रांस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो तो तुम्हें मल्टीपल कस्टम बैरियर्स मिलेंगे और तुम्हें हर जगह 5-5% टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता था और मर्चेंट्स ट्रेड नहीं कर पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया, जिसका नाम ज़ोल्वरीन रखा गया। इस कस्टम यूनियन को पहले प्रूसिया के द्वारा बनाया गया था और आगे चल के बहुत से जर्मन स्टेट्स भी इसे ज्वाइन करते गए। तो ये जो यूनियन था, ये कस्टम यूनियन को एबॉलिश कर दिया, यानी कि जो मल्टीपल जगह पे टैक्स देना पड़ता था अब लोगों को नहीं देना पड़ता। पहले जर्मनी में 30 करेंसीज थी, उसे घटा करके सिर्फ 2 करेंसी पे ला दिया गया ताकि ट्रेडिंग आसान हो जाए, और रेलवे नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी इंप्रूव किया गया ताकि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में इजी हो और ट्रेडिंग आसान हो। अभी तक तो यूरोप में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुम्हें याद होगा हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा। नेपोलियन का रूल भी सही चल रहा था, लेकिन तभी नेपोलियन और कुछ यूरोपियन एम्पायर के बीच में लड़ाई हो जाता है, और इस लड़ाई का नाम था द बैटल ऑफ वाटरलू, और इस बैटल को नेपोलियन हार जाता है। तो बैटल ऑफ वाटरलू में पार्टिसिपेट करने वाली जो कंट्रीज थी, ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया और ऑस्ट्रिया, ये चारों कंजर्वेटिव कंट्रीज थी, यानी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि यूरोप में कभी भी डेमोक्रेसी आए, और नेपोलियन के हारते ही ये लोग नेपोलियन के बनाए हुए सारे कोड्स और कानून जो भी थे, इन सबको ये लोग हटा दिए, यानी कि मोनार्की को रिस्टोर कर दिया। चर्च का जो पावर था वो वापस आ गया, जो सोशल हायरार्की था, यानी कि सोसाइटी के बीच में जो डिवीजन था और जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे सोसाइटी के कुछ लोगों को, उसे भी वापस ले आया गया, और सेंसरशिप को भी वापस ले आया गया। ये सब होने के बाद फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी थी वो भी वापस से रिस्टोर हो गई, और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया इन चारों कंट्रीज के बीच, जो कि थी ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रशिया और ब्रिटेन, जिसके बाद फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हो गया। फ्रांस की बाउंड्रीज पे कुछ स्टेट सेटअप किए गए ताकि फ्रांस का और एक्सपेंशन ना हो पाए, और फ्रांस के जो कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टर्न रीजन थे उसे प्रूसिया को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया ने नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल ले लिया और रशिया ने पोलैंड को कॉन्कर कर लिया। पर ट्रीटी ऑफ वियना में जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स थे, मतलब 39 स्टेट्स का जो ग्रुप था जो नेपोलियन ने बनाया था, उसे हाथ नहीं लगाया गया और उसे वैसे ही रहने दिया गया। क्योंकि अब ऑटोक्रेसी और मोनार्की वापस आ चुका था, तो जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, यानी कि जो मिडिल क्लास लोग थे, वो खुश नहीं थे, और मोनार्की के वापस आने के बाद ये सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए, यानी कि छुप गए। मोनार्की के वापस आने के बाद ये लोग ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि मोनार्की का रूल था। इन लोगों ने चोरी छुपाई कुछ सीक्रेट ग्रुप्स फॉर्म किए ताकि ये प्रोटेस्ट कर पाए और आजादी की लड़ाई लड़ पाए। इन्हीं लिबरल नेशनलिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज में से एक आदमी था जिसका नाम था गुसिपी मजीनी। इनका जन्म 1807 में जियोना में हुआ था, और एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का हिस्सा भी थे, और इन्होंने खुद भी 2 सीक्रेट सोसाइटीज को बनाया जिनका नाम था यंग इटली और एक था यंग यूरोप, और ये इटली का यूनिफिकेशन करवाना चाहते थे। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और तुम सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझोगे और इसे एग्जाम में लिख पाओगे। अब हमारा अगला टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो 1830 से 1848 के बीच में यूरोप के बहुत सारे पार्ट में बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं, जिनमें 2 बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशन है। पहला है जुलाई रिवॉल्यूशन, दूसरा है ग्रीक रिवॉल्यूशन। हमें इन दोनों को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। जो जुलाई रिवॉल्यूशन था वो 2 जगहों पे होता है, पहला होता है फ्रांस, दूसरा होता है बेल्जियम। तो देखो क्या होता है, 1815 में लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा बर्बन किंग को हटा दिया जाता है। तुम्हें याद ही होगा कंजर्वेटिव लोगों ने इस चीज को सेटअप करा था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेट किया जाता है, मतलब देश में तो मोनार्की ही रहेगा, राजा ही राज करेगा, लेकिन जो नियम कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगे। अब तुम सबके मन में सवाल होगा कि मोनार्की अगर तब भी था तो उस टाइम पे राजा किसे बनाया जाता है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है लुइस फिलिप्स को। जैसे ही बोर्बन किंग को हटाया जाता है, लुइस फिलिप को वहां का राजा बना दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेल्जियम में रिवॉल्यूशन क्यों होता है। तो देखो बात यह है कि बेल्जियम पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का एक पार्ट था, मतलब बेल्जियम कोई सेपरेट कंट्री नहीं था, लेकिन बेल्जियम के जो लोग थे ना वो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी के थे। उनका मानना था कि वो अलग है, इसलिए उन्हें अलग नेशन चाहिए। इसलिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं, जिसके बाद बेल्जियम को सेपरेट कर दिया जाता है। तो आई होप सो तुम्हें जुलाई रिवॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्रीक रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो देखो जो पहले ग्रीस था ना, वो ऑटोमन एम्पायर का एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन फिर क्या होता है, ग्रीस के जो लोग होते हैं ना वो फाइट करने लगते हैं, रिवॉल्यूशन लड़ने लगते हैं, कहते हैं कि हम तुम लोग से अलग है, हमें सेपरेट नेशन चाहिए, बिल्कुल बेल्जियम के जैसा, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। 1821 से ही ग्रीस के जो लोग थे वो एफर्ट डालने लगते हैं अपने आप को सेपरेट कंट्री बनाने के लिए, लेकिन उस टाइम पे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो अपने रूलर से लड़ पाए। लेकिन तभी जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ना, वो ग्रीस की मदद करते हैं, और साथ ही में जो पोएट और राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो भी ग्रीस की मदद करते हैं। वो लोग अपने राइटिंग्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू नेशनलिज्म के जो फीलिंग होती है उसे लोगों के अंदर जगाते हैं। इसलिए पूरे 11 साल लड़ने के बाद एक ट्रीटी साइन होता है, जिस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का करार दिया जाता है। मतलब कि फाइनली 11 साल लड़ने के बाद ग्रीस को सेपरेट कर दिया जाता है, बिल्कुल बेल्जियम की तरह। आई होप सो तुम्हें ग्रीक रिवॉल्यूशन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नहीं, यहाँ पे उस वाले रोमांस की बात नहीं की जाएगी जिस बारे में तुम सोच रहे हो। यहाँ पे लड़के लड़कियों वाली रोमांस नहीं होने वाली, यहाँ पे नेशन को लेके रोमांस होने वाला है। जो नेशन को लेके फीलिंग होती है ना, उसके बारे में तुम जानोगे। खैर चलो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, लोगों के अंदर ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, ये सिर्फ वॉर की वजह से नहीं आई थी। इसका मेजर रीजन है उनका कल्चर। तो बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स और जो आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने इस कल्चर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए। तो इसी चीज को हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। कोई भी कल्चरल मूवमेंट जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाए, उसे हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। तो इसी तरह से एक बहुत ही ज्यादा इनफेमस फिलोसफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड। हाँ, इनका टाइटल ऐसे याद कर लेना, मैंने भी ऐसे ही याद किया था, गॉटफ्राइड। इनका ये मानना था कि अगर तुम्हें किसी भी देश के कल्चर के बारे में जानना है ना, तो उनके लोगों के साथ रह लो, उस देश के लोगों के साथ रह लो, तुम उनके कल्चर के बारे में जान जाओगे। तुम्हें बड़े बड़े महलों में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो कल्चर होती है ना, वही नेशन की आत्मा भी होती है, मतलब ट्रू स्पिरिट होती है। मतलब कल्चर से ही एक नेशन जो होता है ना, वो जिंदा रहता है। जैसे हमारे अंदर जो आत्मा है, उसी की वजह से तो हम जिंदा है। ये वाला पार्ट कट कर देना, फालतू था। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो लैंग्वेज होती है ना, वो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा सकती है। इसके लिए हमें एक कहानी को जानना पड़ेगा, और ये कहानी है पोलैंड की। तो देखो, 1830 से 1848 के बीच में पोलैंड में रशिया का राज था। मतलब पोलैंड का जो ज्यादातर हिस्सा था ना, वो रशिया के कब्जे में था। और तुम सबको तो पता ही होगा कि पोलैंड के अंदर लोग पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे रशियन लोग कब्जा करते हैं, वो वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज को हटा देते हैं और लोगों को फोर्स करने लगते हैं कि तुम लोग रशियन लैंग्वेज ही बोलोगे। मतलब कि पोलैंड में रशियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके कारण लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जाग जाती है और वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसलिए 1831 में पोलैंड के काफी सारे लोग रशिया के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तुम सबको तो पता ही है कि जो रशियन लोग होते हैं, वो वार और बेट दोनों में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आज भी वैसा ही है और तब भी वैसा ही था। तो इसलिए जो रशियंस होते हैं, वो रिवॉल्यूशनरीज को चुप करवा देते हैं, डरा धमका के, मार पीट के, तुम्हें पता ही है। और साथ ही साथ कुछ जो प्रीस्ट थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और कुछ को तो साइबेरिया तक भेज दिया गया, ताकि वो ठंड में जाकर मर जाए। ये सारी पनिशमेंट्स उन्होंने इसलिए दी ताकि आगे से पोलैंड में कोई भी उनके अगेंस्ट आवाज ना उठा सके। तो इस इवेंट से हमें ये पता चलता है कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा सकती है। हमारा अगला टॉपिक है हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो 1830 में क्या हुआ ना, पूरे यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा था, जिसका कारण ये था कि यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके कारण बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड थे, और अनएम्प्लॉयड होने के कारण लोग अपने अपने गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे थे। इसके कारण सिटीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और शहर के आसपास बहुत सारे स्लम्स बने। और यूरोप में जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स आ रहे थे, वो सारे इंग्लैंड से आ रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में वो सारे गुड्स बहुत ही कम दाम में बन जाते थे, क्योंकि तब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिसके कारण मशीन से प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते में बन जाते थे। इससे क्या होता था कि यूरोप के जो लोकल प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा था, जिसके कारण वो लोग इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा रहे थे। और यूरोप में बैड हार्वेस्ट के कारण, यानी कि अच्छी खेती नहीं होने के कारण, लोगों के पास खाने का भी कमी था। इतने सारे प्रॉब्लम झेलने के कारण लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, और फ्रांस की सिटी पेरिस में लोग सड़कों पे उतर आए और बहुत ही ज्यादा रिवोल्ट करने लगे। इसके कारण फ्रांस का जो राजा था, लुइस फिलिप, वो भी डर के मारे भाग गया। राजा भाग जा रहा है। हम इमेजिन करने लगे कि राजा कैसे भागता होगा। इतना सब कुछ महंगा महंगा कपड़ा वपड़ा पहन के, इसे धोती उठा के भागा, घाघरा चोली जैसा कपड़ा पहनता था। अरे जो लिखा हुआ है रैन अवे लिखा है, तो वही ना बोलेंगे। तो लुइस फिलिप के जाने के बाद फ्रांस के लोगों के पास उनका लीडर नहीं रहा था, क्योंकि लुइस फिलिप एक डिक्टेटर था और वो एक एम्परर था। तो उसके जाने के बाद फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर कर दिया गया और फ्रांस के लोगों ने नेशनल असेंबली सेटअप किया। नेशनल असेंबली सेटअप होने के बाद जो 21 ईयर्स और अबव एज के थे, उन्हें वोटिंग राइट्स मिल गए। यहाँ पे वुमेन्स को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिला था, और साथ ही साथ लोगों को राइट टू वर्क भी मिला, यानी कि सारे एडल्ट सिटीजन्स को वर्क प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे। हमारा अगला टॉपिक है सिलीसिया रिवोल्ट, जो कि 1845 में सिलीसिया में हुआ था। इस रिवोल्ट का शुरुआत एक इंसिडेंट से हुआ था, जो कि ये था कि सिलीसिया में कुछ वीवर्स ने एक कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने उन वीवर्स को पेमेंट नहीं किया था। इन वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के घर के ऊपर हमला कर दिया और काफी तोड़फोड़ किया। ये सब होता हुआ देख वो कॉन्ट्रैक्टर भागा और एक गांव में चला गया। जब गांव वालों ने उसकी हेल्प नहीं की, तो वो आर्मी के लोगों के पास चला गया और आर्मी वालों ने उसकी हेल्प। तो वीवर्स और आर्मी के लोगों का जब आमना सामना हुआ, तो 11 वीवर्स मारे गए और ये रिवोल्ट अनसक्सेसफुल हुआ। पर बात यहाँ पे रिवोल्ट के अनसक्सेसफुल होने की नहीं थी, बात ये थी कि एटलीस्ट कोई प्रयास कर रहा था डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का।